ब्रह्मचर्य की एक अद्भुत कथा, खोजा परिवार की लड़की। प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 6। बात उस समय की है जब आज की तरह फ्लाइट्स की भरमार नहीं थी। एक खोजा फैमिली बिजनेस के हिसाब से अफ्रीका में बसा हुआ था। वो अपनी जन्मभूमि में आने के लिए स्टीमर से रवाना हुआ और मुंबई पहुंचा। मुंबई में अपने किसी परिचित के घर 3 से 4 दिन रुक कर बाद में अपने गांव जाने का प्रोग्राम था। आज दुनिया के देश नज़दीक आ गए, तभी तो आज फट गए और छठ आए और बार बार लोग प्रवास करने भी लगे, जबकि इंसानों के दिल दूर हो गए। परंतु उस जमाने में देशों के बीच अंतर बहुत था, पर इंसानों के दिल नज़दीक थे। एक परिचित नोन फैमिली मुंबई में थी। ऐसे कोई एकदम क्लोज रिलेशन नहीं था, फिर भी अफ्रीका से आए मेहमानों की अच्छी खातिरदारी के लिए उन्हें 7 दिन तक रोका। जी हाँ, 7 दिन, और मुंबई के अलग अलग जगहों पर घूमने का कार्यक्रम बनाया। एक दिन 5 से 6 घंटों का प्रोग्राम था। मुंबई वाली फैमिली की युवा लड़की हेल्थ इश्यूज के कारण घर पर ही रही और कोइंसिडेंस से अफ्रीका से आए परिवार के जवान लड़के को बुखार आ गया था, इसलिए वो भी घूमने नहीं गया और घर पर ही रुका रहा। दोनों फैमिलीज घूमने के लिए निकल पड़ी। बंगले में सिर्फ जवान लड़का और लड़की। वह लड़का बंगले के दीवान खाने में सोफा पर पड़ा पड़ा कोई बुक पढ़ रहा था। लड़की रूम के अंदर थी। 1-1.5 घंटा हुआ होगा और वह युवती अकेले होने से बोर हो गई। वो लड़की दिखने में बहुत रूपवान थी, ब्यूटीफुल। वह लड़की दीवान खाने में आई और युवक एकदम ही उठ बैठा। युवती सोफा के दूसरे एंड पर बैठ गई और वह जवान लड़का तो फिर से पुस्तक पढ़ने में तल्लीन हो गया। 10 मिनट बीती, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोला। तब उस युवती ने हिम्मत करके पूछा, क्या आप बोर नहीं होते हैं? युवान ने कहा, नहीं। युवती ने कहा कि लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, चलिए थोड़ी सी बातें करें, जी बहलाए, जिससे आसानी से टाइम पास हो सके। लड़के ने अलग ही उत्तर दिया कि मेरा टाइम पास तो ऐसे ही इस पुस्तक से हो ही रहा है। युवती ने फिर रिक्वेस्ट की कि आप मुझसे थोड़ी बातें कीजिए ना, मुझसे यह अकेलापन सहा नहीं जाता। युवक ने कहा कि नहीं बहन, आप जवान हो, मैं भी जवान हूँ, अपने लिए ऐसे बातें करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। युवती ने कहा कि अरे, थोड़ी सी हंसकर 2-4 बातें करने में कौन सा तूफान आ जाएगा। छोटी सी बातें। मनुष्य का मन दूर की नहीं सोचता। एक छोटे से परमाणु की आंतरिक संरचना में हुआ जरा सा परिवर्तन विध्वंसकारी परिणाम प्रस्तुत कर देता है। छोटा सा घाव नासुर बनकर शरीर को गलाने लगता है। छोटी सी खरोच टेटनस जैसा डेडली रोग उत्पन्न कर देता है। छोटा सा छेद बड़े जहाज को डुबा देता है। छोटी सी फुंसी बड़े से बड़े पहलवान को मार सकती है। प्रसिद्ध विचारक बर्ट्रैंड रुसल ने लिखा है कि आदमी की परख बड़ी बातों से उतनी नहीं होती जितनी कि छोटी बातों से, अतः छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वे बड़ी से बड़ी बातों से भी बड़ी है। एक गेहूं का दाना लगता है कितना छोटा, मगर सारे विश्व का भरण पोषण कर सके उतना विराट हो सकता है। गणित से बात सिद्ध है कि एक दाने से वर्ष में 50 दाने होते हैं, अगले वर्ष 2500, तीसरे वर्ष 1,25,000, 13वें वर्ष 21 शंख, 41 पद्म, 40 नील, 62 खरब, 50 अरब। एक दाने का कमाल है ये। आज तो दाना एक ही दिखता है, कल उठकर वही दाना विराट स्वरूप लेता है। चिंगारी छोटी सी होती है, मगर वही भीषण रूप धारण करके नगरों को भस्म कर देती है। युवक का माइंड कंट्रोल। युवक जानता था, वो इस माइंडसेट वाला नहीं था कि 2 बातें प्रेम से कर ली तो क्या हो गया। बिल्कुल एकांत, यानी कि कोई और नहीं है। जवानी, सामने से चलकर आई रूपवान लड़की। अब यदि छोटी सी भी असावधानी रख ली तो भयंकर विनाश समझो। शालीन युवक ने स्मार्टली काम लिया और कहा, देखो बहन, जब तुम्हारे माता पिता मेरे भरोसे पूरा घर छोड़कर गए कि हमारी किसी भी वस्तु के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा, तो मेरा आपसे 2 पल ही सही पर हंसकर बातें करना कितना उचित है। इतना कहकर प्रश्न के उत्तर की परवाह किए बिना युवक अपनी पुस्तक में खो गया। युवती तो दंग रह गई और बिना पलक झपकाए उसे निरखती ही रही। पूरा एकांत वातावरण, उसमें रूपवती नौजवान लड़की सामने बैठी है, फिर भी न कोई इच्छा, न कोई नखरे या न कटाक्ष। सामने से युवती बोलने को उत्सुक है, मगर वाह, उसका मन रह रहकर उस लड़की को कहने लगा, ये इस भूमि तल का इंसान नहीं है, ये तो साक्षात देवात्मा है। ये लड़का तो किसी और ही मिट्टी से बना होना चाहिए, ऐसा उसे लगने लगा। युवती आवर्जित हुई। युवक के संयम के प्रति, सेल्फ कंट्रोल के प्रति उसके दिल में बहुत रेस्पेक्ट जगी और वो बहुत आकर्षित हुई। मन ही मन उसने डिसीजन ले लिया कि शादी करूंगी तो इस गुणवान लड़के के साथ ही। वो लड़की अपनी जगह से उठी और अचानक लड़के के पास आकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। लड़का हैरान रह गया और कहा कि अरे रे, ये आप क्या गजब कर रही है,
ये हाथ तो उस व्यक्ति के साथ मिलाना है कि जिसका चयन आपके पिताजी जिंदगी भर के लिए करेंगे। लड़की के दुस्साहस से युवक घबरा उठा था और अपना हाथ छुड़ाने के लिए चटपटाने लगा। लड़की ने कहा कि जी हाँ, आप जो कह रहे हैं मैं भी वही कर रही हूँ। आपका हाथ मैंने पकड़ा है, बिल्कुल सोच समझ कर पकड़ा है। मैंने फर्म डिसीजन लिया है कि पकड़ूंगी तो यही हाथ, दूसरा नहीं। कन्या की बात सुनकर एक बार तो युवक चौंक उठा, फिर भी उसके मन में शरारत करने की या फिर दूसरी कोई छेड़खानी करने की हरकत नहीं आई। यह देखकर लड़की के मन में गुणानुराग की और बढ़ोतरी हुई। 7 दिन के बाद मेहमान परिवार तो अपने गांव की ओर निकल गया, लेकिन कुछ ही दिनों में जब उस लड़की की शादी की बात घर में चलने लगी, तब उसने अपने पूज्य पिताजी को विनम्रतापूर्वक साफ साफ कह दिया। उसका जिक्र था कि शादी करूंगी तो उस युवक के साथ ही। पिता ने कहा, पगली, उससे भी ज्यादा रूपवान और धनवान युवक तेरे लिए खोज लेंगे। बेकार ही उस मिडिल क्लास युवक के पीछे क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही है। युवती का निर्णय अडिग था। रूप और धन से भी अधिक उसके मन में गुण की यानी कि क्वालिटी की गरिमा थी। आज की बात करें तो ट्रेंड बदल गया है। आज तो पैसों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है, लेकिन कौन नादान लोगों को समझाए कि यदि व्यक्ति गलत है तो महलों में भी रोना पड़ेगा और व्यक्ति गुणवान है तो सामान्य घर में भी हंसकर जीवन बीतेगा। खैर, आखिर लड़की के पिता ने पत्र लिखकर यह सारी बातें कही और वहां से युवक के पिता का निराश कर दे ऐसा उत्तर आया कि युवक को टीबी हो गया है, इसलिए आपकी कन्या की जिंदगी उजाड़ने की तमन्ना उसे नहीं है। खुशी से वो किसी अन्य युवक के साथ शादी करके सुखी रहे। वचन नहीं, वज्रलेख। ऐसा उत्तर सुनकर लड़की और ज्यादा अट्रैक्ट हुई। उस लड़के पर फिदा हो गई। पूरी तरह से कायल हो चुकी थी वह कन्या। मन ही मन उसने उस गुणवान लड़के को प्रणाम किया। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया कि तुम अपना निर्णय बदल लो, पर कन्या ने युवक को जो वचन दिया था वह वज्रलेख था। लड़की ने कहा कि सूर्य पश्चिम में उग जाए तो भी अपना वचन नहीं तोड़ूंगी। शादी करूंगी तो उस गुणवान लड़के के साथ ही सुंदर में सुंदर उनकी सेवा करूंगी, उन्हें रोग मुक्त बनाऊंगी और सुखी बनूंगी। अंत में कन्या की विजय हुई और शादी उसी के साथ हुई। काल को कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने बीते और रोग ने अपना पंजा कसा और युवक चल बसा। युवक की मृत्यु हो गई। जब लड़की के पिता ने टॉन्ट मारते हुए 2 शब्द सुनाए, तब उस सन्नारी का जवाब था, पिताजी, मुझे उनके मिट्टी के शरीर का परिचय नहीं करना था, बल्कि उनकी क्वालिटीज़, उनके गुण, उनके संस्कारों को पहचानना था। और वो कार्य 6 महीने में मैं बहुत आसानी से अच्छी तरह से कर चुकी हूँ। उनकी प्रेजेंस मैं मेरे आसपास महसूस कर पाती हूँ, क्योंकि वे अपनी क्वालिटीज़ के ज़रिए अभी भी हाजिर है, प्रेजेंट है, मौजूद है। अपने गुणों से मेरे मन में वे मरे नहीं हैं, अमर है। उनके गुण, उनकी क्वालिटीज़ काल यम की यानी कि मृत्यु की पहुँच से परे है। पिताजी, आप अपनी लाडली की चिंता से बिल्कुल मुक्त रहिए, व्यर्थ ही दुखी मत बनिएगा। मैं तो अब से निरंतर उनके गुणों का स्मरण करती रहूंगी और इसी माध्यम को उनका संपर्क सूत्र मानकर सुखी रहूंगी और समाज सेवा के कार्यों में लग जाऊंगी। इस आकर्षण में पौद्गलिक इच्छाओं का, मेटीरियलिस्टिक इच्छाओं की प्रायोरिटी नहीं दिखती है, स्वार्थ भी नहीं दिखता है। इसीलिए यह राग नहीं, पर यह तो है जीव के गुणों के प्रति असाधारण आकर्षण, लगाव, आत्मीयता की घनिष्ठता, प्रेम जो बाधक नहीं। पूज्य श्री कहते हैं कि मैत्री तो हमें सभी जीवों के साथ स्थापित करनी है। फिर भी ऐसा महसूस होता है कि किसी एक जीव के प्रति भी रखा हुआ ऐसा प्रेम प्राथमिक भूमिका में बाधक नहीं है। अतः छोड़ने जैसा नहीं, पर उसे पाने जैसा माना जा सकता है, जिसमें मेटीरियलिस्टिक अट्रैक्शन की प्रायोरिटी न हो। ऐसा रिलेशन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ बांधा भी गया हो और शायद वह आने वाले जन्मों में भी चलता रहे, तो भी वह बाधक नहीं बनता, अपितु दोनों के लिए हित करने वाला और साधना के रास्ते में प्रगति कराने वाला ही ज्यादातर देखा गया है। इसके अनेक उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। मिसाल के तौर पर श्री ऋषभदेव भगवान और श्रेयांश कुमार, श्री नेमिनाथ भगवान और राजमती, पृथ्वी चंद्र और गुणसागर। एक भी दृष्टांत शास्त्रों में ऐसा पढ़ने में नहीं आया जिसमें 2 जीवों का भव परंपरा में चल रहा स्नेह संबंध उन दोनों को जन्म मरण के चक्कर में या फिर दुर्गति में भटकाने वाला बना हो। पौद्गलिक आकर्षण, मेटीरियलिस्टिक अट्रैक्शन, अभी जिनकी हमने बात की वो सब दुर्गति को नहीं पाए। इसका कारण स्पष्ट है कि जिस संबंध में पौद्गलिक स्वार्थ की प्रायोरिटी हो वह वीक ही होता है, उसमें वास्तविकता या दृढ़ता की बात ही नहीं होती। इसलिए नेक्स्ट के जन्मों में उसका साथ चलने की संभावना कम ही रहती है, क्योंकि व्यक्ति की भौतिक अचीवमेंट्स परमानेंट तो रहने वाली नहीं है। आज का राजा कल का भिखारी भी हो सकता है। अरे जीवन भर साथ निभा भी लिया तो भी मृत्यु तो आनी ही है। इस जन्म की सभी अचीवमेंट्स इधर की इधर ही रहनी है। अब उन अचीवमेंट्स के बेस पर जो अट्रैक्शन खड़ा हुआ हो
तो वह टिक भी कैसे सकता है और अगले अगले जन्म में साथ भी कैसे चलेगा। बांसी नहीं तो बांसुरी बजेगी भी कैसे, सवाल ही नहीं। क्लियर बात यह है कि अगले अगले जन्म में जो चलता है उस संबंध में स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है, नो वैकेंसी फॉर इट। हमारा प्रेम शुद्ध प्रेम है या शुद्ध प्रेम के नाम पर भ्रम, जानेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।